देखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसकी कहानी सबसे पहले कैसे चालू होती है ये हम आपको बताते हैं। देखो, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो हमने ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी निकाली, हमने नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी निकाली। क्या सभी एटम की बाइंडिंग एनर्जी सेम आएगी या अलग अलग आएगी? अगर आप देखो तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर आप अलग अलग की बाइंडिंग एनर्जी निकालो तो सबकी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। समझ में आया बच्चों? चाहे आप जैसे कैलकुलेशन करोगे तो सभी की बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर जैसे हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जब आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो सभी की बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल क्वेश्चन। तो बताओ अच्छी स्वाति, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, किसी एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा आ रही है, उससे हमें क्या पता चलता है? हमें क्या सीखने को मिलता है? जिसका नाम स्वाति है वो बताएगा। मतलब उसमें जब वो फॉर्म हुआ तो उसका मास ज़्यादा कम हो गया, मास इफेक्ट ज़्यादा है। देखो बच्चे, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो उससे हमें दो तीन चीज़ें समझने को मिलती हैं। जैसे किसी एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा आई तो इसका मतलब ये है कि उसमें मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा। बट फिलहाल हम मास डिफेक्ट की बात नहीं करें क्योंकि हमें मास डिफेक्ट से ज़्यादा मतलब नहीं है। हम बात करते हैं एनर्जी की। चलो, तो जिसका मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा या जैसे मान लो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, जैसे मान लो किसी भी एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इससे ये मतलब हमें पता चलता है कि जब वो फॉर्म हुआ होगा तो उस टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक एटम है एक्स, उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाली हमने तो आई 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई है वाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आई 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम कंपेयर करें तो जब वाई फॉर्म हुआ होगा, क्या फॉर्म हुआ होगा? वाई फॉर्म हुआ होगा, तो वाई के फॉर्मेशन के टाइम में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई होगी। ये समझ गए आप? समझे बच्चे? अब क्या होता है कि अगर हम किसी बच्चे से बात करें इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, किसके बारे में? स्टेबिलिटी। तो आमतौर पे जनरली बच्चे कहते हैं कि सर जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब वाई फॉर्म हुआ, कौन फॉर्म हुआ? वाई, तो उसने एनर्जी इतनी रिलीज की है, तो जब इसको तोड़ना होगा तो भी आपको उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, हम मानते हैं। बट देखो बच्चे, होता क्या है, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। बट बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है? एक रेशियो होता है बाइंडिंग एनर्जी का और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो बच्चे, जो एक्स है, मान लो लेटेस्ट एक्स है। अब एक्स के अंदर कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। मान लो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या है 10। लेटेस्ट एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या है 10, और इसमें मान लो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या मान लो 20। कितनी है? 20। तो हमको देखने से तो ये लग रहा है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बट बाइंडिंग एनर्जी सफिशिएंट नहीं होता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सफिशिएंट होता है। क्या सफिशिएंट होता है? अब देखो, इसमें जैसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालें। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी को, कितनी बाइंडिंग एनर्जी है? 100, और टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं? 10। तो पर न्यूक्लियॉन कितनी हो गई? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। समझ में आ गया? पर एक एक न्यूक्लियॉन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी होगी? अब इसके लिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालें तो क्या होगा? 120 है इसकी बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियॉन कितने हैं? 20। तो कितनी होगी? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे तो बाइंडिंग एनर्जी वाई वाले की ज़्यादा है, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उसका क्या है? कम है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने से क्या हो जाता है? देखो बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी डिसाइड नहीं करती है स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिसाइड करती है। इसका हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी कंट्री का। एक जैसे चाइना एक कंट्री है और यूरोप की एक कंट्री ले लेते हैं फिनलैंड। चाइना और फिनलैंड, तो आमतौर पे हम कहें कि कौन ज़्यादा पैसा अर्न कर रही है, तो चाइना और फिनलैंड में अगर कंपेयर करें तो चाइना जो है बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रही है।
तो अगर ज़्यादा कंट्री पैसा अर्न कर रही होगी तो इसका मतलब रिच कंट्री है। एक्चुअली रिच इससे डिसाइड नहीं होता है कि कंट्री कितना अर्न कर रही है, पर पर्सन इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम इससे डिसाइड होता है। पर कैपिटा इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी है, इंडिया 5th नंबर पे, कुछ टाइम में 3rd नंबर पे भी आ जाएगा, हो सकता है पहले नंबर पे भी आ जाए, धीरे धीरे करते करते दूसरे पे भी आ जाए, पहले पे भी आ जाए। बट बात यह है कि इंडिया ग्रोथ तो अच्छी कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। बट है क्या कि जब हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं तो कंट्री की इनकम से ज़्यादा हम बात करते हैं पर कैपिटा, पर पर्सन इनकम। तो उसमें क्या होता है, कंट्री की पूरी इनकम को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि इंडिया वैसे तो टॉप ऊपर है, ये चाइना टॉप पे है, ऐसे तो ऊपर है, बट होता क्या है कि पर पर्सन इनकम काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। तो कोई भी कंट्री रिच है या नहीं रिच है, ये इस बेसिस पे डिसाइड नहीं होता कि वो कंट्री की ओवरऑल इनकम क्या है, ये इससे डिसाइड होता है कि पर कैपिटा इनकम क्या है। आई बात समझ में? तो चाइना एक रिच कंट्री नहीं काउंट होती, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कम है। वैसे ही जैसे मान लो यहाँ पर भी ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी 100 है, इसकी 120 है, इसकी ज़्यादा है, पर इसके अंदर टोटल न्यूक्लियन कितने 20 है और इसके अंदर कितने 10। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें से कौन सा स्टेबल होगा, एक्स वाला या वाई वाला? तो इसमें स्टेबल क्या होगा, एक्स वाला। ऑल दो अगर आपसे कोई पूछे कि इसको तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी आपको इसमें ज़्यादा चाहिए होगी। फिर आप कहोगे, फिर से क्वेश्चन पूछोगे, सर इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। देखो होता क्या है, हम स्टेबिलिटी सिर्फ इस बारे में नहीं बात करते कि इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। देखो इंडिया एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम कहें कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम है, बट इंडिया एक बहुत रिजिड कंट्री है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। अब पर पर्सन इनकम तो कम है, बट फिर भी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी वाइड है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया की पर पर्सन इनकम कम है तो इंडिया अनस्टेबल होगा, क्या है, काफ़ी स्टेबल कंट्री है। फॉरेन की उल्टा कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी भी है, वो इंडिया से स्टेबल नहीं है। अब इसमें क्या है बच्चे, इसका मीनिंग क्या है बताते हैं। देखो इसका मीनिंग मेनली रेडियो एक्टिविटी में आता है। किस में आता है, रेडियो एक्टिविटी में। अब रेडियो एक्टिविटी तो हमारे करिकुलम से हट गया है, बट इसके अंदर एक चीज़ जानने वाली है। देखो बच्चे, होता क्या है कि जैसे हर चीज़ की भगवान ने लाइफ बनाई है, हमारी भी लाइफ है, हर चीज़ की लाइफ है, एटम की भी लाइफ है। अगर आज एक ऑक्सीजन एटम इस रूम में घूम रहा होगा तो उसकी ज़िंदगी तय है, उसकी भी कुछ साल ज़िंदगी होगी, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, और ज़िंदगी उसकी भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो भी क्या हो जाएगा, कभी ना कभी टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जो चीज़ बनी है वो टूटेगी। इसका मतलब हर चीज़ डिके होती है, हर चीज़ डिके होती है। बट ये है कि किसी की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, किसी की लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। समझे बच्चे? तो जैसे मान लो हमसे कोई कहे कि सर इसका मतलब कि जैसे एटम भी जन्मते और मरते हैं, इसको हम सही कह सकते हैं कि जैसे आज एक ऑक्सीजन एटम है, भले ही वो स्टेबल है, कैसा है, स्टेबल, बट एक 10,000 साल, 20,000 साल, कभी ना कभी वो तो टूट ही जाएगा। समझ रहे बच्चे? एटम, हर एक एटम की अपनी एक्चुअली लाइफ होती है। बट ये बात है कि जो एटम आमतौर पे डेली लाइफ में देखते हैं वो काफ़ी स्टेबल है, तो हम उसको रेडियो एक्टिव नहीं बुलाते। क्या नहीं बुलाते, रेडियो एक्टिव। अब फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एटम जिनकी लाइफ बहुत छोटी होती है उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे आप देखते हो कि हम फिशन में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर फिशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, वो कम टाइम में टूट जाते हैं। अब भगवान ने हर चीज़ की लाइफ बनाई है, तो जैसे मान लो जिन न्यूक्लियस की लाइफ छोटी है, जिन न्यूक्लियस की लाइफ छोटी है, ऐसे न्यूक्लियस को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं और बाकी को रेडियो एक्टिव नहीं कहते। बट लाइफ सभी की है। मतलब जो चीज़ है, जैसे मान लो कोई ऑक्सीजन होगा या कोई आयरन होगा, उसका एटम कभी ना कभी टूटेगा और न्यूक्लियस कभी ना कभी टूटेगा। और जब न्यूक्लियस टूटेगा तो क्या होगा, देखो बच्चे, जब हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं और एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन मिल गया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड से आप फिर से सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हो, तो कंपाउंड फॉर्म होते हैं और कंपाउंड फिर से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, थोड़े अजीब होते हैं। अगर एक न्यूक्लियस टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, तो वो दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाएगा तो वापस कभी वो रिकवर नहीं होगा, वो रिवर्स नहीं हो सकता है। ये बात समझे आप लोग? चलो यही बताना है, आगे बढ़े। अब कुछ पूछना है तो पूछो बच्चों।
अगर हम लोग आमतौर पे मास डिफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो मास डिफेक्ट की स्टडी हुई थी वो एटॉमिक लेवल पे हुई थी कि अगर आप किसी एक एटम के बारे में बात करो तो एटम के कंस्टिट्यूएंट्स का मास और एक्चुअल एटम का मास सेम नहीं आता है, और यही जो डिफरेंस होता है कंस्टिट्यूएंट्स का मास और एक्चुअल मास, इसी को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट का नाम देते हैं। अब सिर्फ मास डिफेक्ट हमको किसी एक एटॉमिक लेवल पे नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी देखने को मिलता है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो मैंने एक इक्वेशन लिखी है एक न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अगर हम बारे में बात करें तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है फिशन है। जब हम लोग 10th क्लास में थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा फ्यूजन और फिशन के बारे में पढ़ा था। फिशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है छोटे में तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। अब हमको पता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जब हम लोग 10th क्लास में थे तो हम लोगों को ये पढ़ने को मिलता था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें से एक तरीका था न्यूक्लियर पावर प्लांट का। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन यूज़ करते हैं। फिशन मतलब कि एक हैवी न्यूक्लियस होता है, वो छोटे में टूटता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है इससे हम लोग वाटर को गर्म करते हैं और टरबाइन घुमाते हैं। जैसे ठीक कोल पावर प्लांट काम करता है ठीक ऐसे ही काम करता है। कोल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयले से हम लोग पानी को गर्म करते हैं और पानी से भाप बनाते हैं, और भाप से क्या होती है, टरबाइन घूमती है। हाइड्रो में भाप नहीं चलती, हाइड्रो में क्या होता है, पानी से, सीधे पानी से घूमती है। इसके अंदर भी गर्म करते हैं और टरबाइन घुमाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। यूरेनियम का जब न्यूक्लियस टूटा तो इसमें कन्वर्ट हुआ। अब ये जो रिएक्शन है इसमें भी देखो बच्चे, कहीं पे अगर आपको रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी दिखे तो आप लोग LHS और RHS का मास नंबर और एटॉमिक नंबर बैलेंस करके देखना। जैसे मान लो ये ऊपर कितना है, मास नंबर 238, और ये कितना है 234 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये 238, और ये कितना है 90। ठीक है ना, ये मतलब जैसे आप लोग केमिकल रिएक्शन चेक करते थे सही है, सही तरीके से लिखी, वैसे ही ये रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। जब यूरेनियम टूटा तो इनमें कन्वर्ट हुआ, साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई। ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल में होता है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई, अब मान लो जो एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे अगर आप मास निकालोगे टोटल और यहाँ निकालोगे तो यहाँ जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इनका पूरा मास। क्यों? क्योंकि वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। अब देखो यार, जरूरी नहीं है, जैसे मान लो ये इस रिएक्शन में तो एनर्जी रिलीज हो रही है, हर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार एग्जामिनर आपसे कोई इक्वेशन दे देगा रैंडम सी, हमको नहीं पता होगा, जैसे ये भी फिलहाल आपके लिए रैंडम इक्वेशन ही है, तो उसमें आपसे पूछेगा कि क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है और जो अपने आप हो रहा है, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिसमें एनर्जी दे के उसको कैरी आउट कराने पड़ रहा है। अच्छा, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने अच्छे आंसर देते हैं। देखो बच्चे, मास डिफेक्ट के बेसिस पे आप कैसे बताओगे कि प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी। एनर्जी रिलीज होगी, ऑब्वियसली बात, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जो जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो आप कैसे बताओगे मास डिफेक्ट के बेसिस पे कि जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आपने कैसे बताया, हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमने गलत दे दिया होता, एनर्जी रिलीज हो ही नहीं रही होती। बताओ कोई बच्चा, बताओ बच्चे बताओ। सर देखो, रिएक्टेंट साइड मतलब मास ऐड कर देंगे दोनों का, रिएक्टेंट के साइड का मास ज्यादा तो पता चल जाएगा स्पॉन्टेनियस है। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर यहाँ का मास, जैसे रिएक्टेंट्स का मास अगर ज्यादा आ गया और ये प्रोडक्ट का मास, मतलब इसका मास ज्यादा आ गया, इसका कम आया, तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि अगर मास घटा तो मास किस में कन्वर्ट हुआ होगा, एनर्जी। और मान लो उल्टा हो जाए, शेष बताओ, यहाँ का मास ज्यादा आ जाए तो क्या हुआ। अगर मान लो यहाँ इस साइड, ये तो खैर इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। देखो मेरी बात फिर से सुन लो बच्चे, इधर देखो भाई बोर्ड पे, इस रिएक्शन में तो मैं बता रहा हूँ एनर्जी रिलीज हो रही है, बट मान लो कोई एक रिएक्शन दे रखा है ऐसे ही हमें, अभी मैं आपको दे दूंगा उसका क्वेश्चन भी, कि मान लो एक ऐसा ही रिएक्शन दे रखा है और उसमें हम LHS और RHS का मास देखें, तो अगर इधर का मास ज्यादा आ जाए तो उसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ऐसे रिएक्शन को कैरी करने के लिए हमको एनर्जी उल्टा देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मास डिफेक्ट के बेसिस पे हमको आइडिया लग जाता है कि एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी हमको मिल रही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा ही है, इसमें पूछा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर एनर्जी रिलीज पूछा है तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ मास डिफेक्ट वाला यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका LHS का मास ले लेंगे और RHS का मास ले लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। कितना डिफरेंस आया बच्चे बता सकते हो? 0.004। इसका टोटल मास कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, इसका टोटल मास, इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको कितना आएगा बताओ,
238.05 डेल्टा एम आ रहा है 0.005। एक मिनट बच्चे रुक जाना। इसको किससे माइनस कर देंगे? इन दोनों के मास से। 238 कितना है? अच्छा बताओ फाइनली कितना है? सर 0.0045 इतना हमारा मास डिफेक्ट आ गया। अनिरुद्ध बताओ बच्चे, मास डिफेक्ट ये आ गया। अब एनर्जी रिलीज कैसे निकालें? कौन सा फॉर्मूला होता है एनर्जी रिलीज का? क्या अगर ये मास डिफेक्ट आ गया तो एनर्जी रिलीज का क्या फॉर्मूला होगा? देखो बच्चे, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला वही यूज होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। बट एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम ये यूज नहीं करते। हम लोग इसके बाद ना इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में यूज करते हैं और आंसर किस में निकालते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको ना यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर जो हमारा एनर्जी का आएगा, 424 क्यू वैल्यू। कई बार जो सुनो बच्चे एक मिनट, कई बार जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम क्यू वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू है। क्यू 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 कितना है बताओ? सर 4.24764 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी। कोई डाउट बच्चों? बोलो, समझे या नहीं समझे? सर 764 कोई नहीं बच्चे, ठीक है। देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, हमने आपको यहां पर 3 क्वेश्चन दिए हैं जो बेसिकली मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से एसोसिएटेड है। तो देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था। हमने आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया था और हमने आपसे पूछा था कि उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। यार बैठ जाए यार। देखो बच्चे, बदतमीजी मत करो प्लीज। इधर देखो बच्चे, हमने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था, ठीक उसी से एसोसिएटेड हमने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शन जो दिया है ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। अगर हमको चेक करना है कि कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो हमें कुछ चीज़ गिवन होगी। आइदर उनका मास दिया होगा या उनकी बाइंडिंग एनर्जी दी होगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? मास दिया इनके या बाइंडिंग एनर्जी दी है? इनके मासेस दिए हुए हैं। जैसे इसका मास दे रखा है हमको, इसका मास दे रखा है हमको, इसका मास दे रखा है, मासेस दे रखे हैं। अब मैंने आपको बताया था, देखो जब मास दिया है तो हम क्या करते हैं, इसका मास ले लेते हैं और इन दोनों का टोटल मास ले लेते हैं। अगर इन दोनों का टोटल मास देखेंगे तो कितना आया, बता सकते हो कितना आया? 238.05904। अब देखो अच्छे, जैसे आपने टोटल किया और यहाँ मास इसका टोटल आ गया, तो ये इधर का मास क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है किसी भी प्रकार स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, यहाँ मास अगर घट रहा होता, अगर यहाँ मास डिक्रीज हो रहा होता तो स्पॉन्टेनियस होता। मास बढ़ रहा है तो उसका मतलब उल्टा यहाँ पर अलग चीज है। यहाँ पर आपको यहाँ एनर्जी दोगे तो उल्टा ये रिएक्शन कैरी आउट हो पाएगा। अच्छा मान लो मैं इसको थोड़ा और घुमा के पूछ लूँ, मैं पूछूं अगर ये रिएक्शन कराना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कैसे निकालोगे? देखो अच्छा, तो ठीक पुराने जैसा ही क्वेश्चन करना है, मास डिफेक्ट निकालना है और जो एनर्जी वाला फॉर्मूला लास्ट में लगाया था वो लगाना है। बट यहाँ पर जो एनर्जी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी और जितनी वैल्यू आएगी वो रिलीज नहीं होगी, वो क्या होगी, यहाँ देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वहाँ एनर्जी हमको मिल रही थी, यहाँ उल्टा क्या होगा, एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखो यार, होता क्या है, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो कईयों में हमको ना मास दिया होता है। जैसे इसमें भी हमको क्या दिया हुआ है, मास दिया है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास दिया है। कईयों में हमको क्या दिया होता है, बाइंडिंग एनर्जी दी होती है। क्या दिया होता है? बाइंडिंग एनर्जी।
अब यहाँ पर अगर देखो तो जैसे हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर हमें मास नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? बाइंडिंग एनर्जी दी है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, ठीक है। एक मिनट से इसको ना कट कर, ठीक है। अब देखो अच्छे, जैसे हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और इसमें हमसे पूछा हुआ है कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस क्वेश्चन में हमको ना, जैसे पुराने क्वेश्चन में तो हमको, जैसे पुराने दो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें मास दिया था, यहाँ मास नहीं दिया, क्या दिया है? बाइंडिंग एनर्जी। तो हम ठीक वैसा ही कुछ करेंगे, बट यहाँ हमें मास नहीं दिया, हम बाइंडिंग एनर्जी दिया। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है हमारे को? 100, और इन दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी? 140। अब मेरे को यहाँ आपसे क्वेश्चन है, जैसे कई बच्चों ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया होगा और डिफरेंस निकाल लिया होगा। डिफरेंस कितना आया इसका? -40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपका आंसर होगा कि एनर्जी रिलीज कितनी है? 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर सही है, अपने में आंसर बिल्कुल सही है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछने हैं। देखो, जब मास डिफेक्ट में थोड़ी कहानी विपरीत थी। मास डिफेक्ट में क्या था कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस, या जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, वहां मास यहाँ कम होता है। मास यहाँ कहाँ होता है? क्या होता है? कम होता है। मास कम होता है, मतलब अगर हम मास देते तो इधर मास कम होता, इधर मास ज़्यादा था। यहाँ एनर्जी दी हुई है, क्या दिया है? बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रहा है, तो ये सही है या गलत है? 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कईयों में आपने जब निकाला होगा तो कईयों ने आंसर माइनस लिखा है, -40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर मिलेगी? देखो यार, यहाँ मास डिफेक्ट की और बाइंडिंग एनर्जी की कहानी उल्टी है। मास में क्या होता है? मास का ध्यान सुनना, फिर मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी समझाऊंगा। इसका मास, जैसे मान लो ये हमारा, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो बचा हुआ मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज की है, इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज की। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। आपको इससे देखने से लग रहा होगा कि यहाँ एनर्जी, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। नहीं, यहाँ पर इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब आप कहोगे सर ये तो बेवकूफ़ बना रही है, ये तो 140 लिखा है और ये 100 है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी नहीं होती जो हमने कैरी की है। बाइंडिंग एनर्जी वो होती है जो हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, त्याग किया है। इसने कितने का त्याग किया है? 100 का। और इन दोनों ने कितने मिलकर कितने का त्याग कर दिया? 140। तो किसका त्याग ज्यादा बड़ा हुआ? इसका। इसके कंपैरिजन में इसके कंपैरिजन में इन्होंने कितना एक्स्ट्रा त्यागी है? कितना एक्स्ट्रा? 40 एक्स्ट्रा रिलीज कर दी। समझे बच्चे? तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी नहीं होती जो हमने कैरी की है, बाइंडिंग एनर्जी वो होती है जो हमने क्या की है? रिलीज की है। इसने 100 की है और इन दोनों मिला के क्या कर दी? 140। तो किसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की है? इसने कितनी एक्स्ट्रा की है? 40। तो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? रिलीज। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी, मैं फिर से कह रहा हूं, जब कभी मैं ये पढ़ाता हूं तो बच्चों को लगता है कि इनकी एनर्जी ज्यादा है। इनकी एनर्जी ज्यादा नहीं, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये होता है एनर्जी ज्यादा रिलीज की गई है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी हम क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी हमारी एनर्जी नहीं होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? जो हमने क्या किया? रिलीज। इसने 100 किया, इसने कितना कर दिया? 140। तो किसने ज्यादा रिलीज किया? इसने कितना किया है? 40 एक्स्ट्रा। अब आप लोग सोच रहे थे, आप लोगों के दिमाग में ये था कि इसकी एनर्जी 140 और इसकी 100 है। एनर्जी नहीं है, ये क्या है? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज 40 एक्स्ट्रा है। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा और 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगा। अब ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्वेश्चन है, ये लगभग सेम ही है। इधर देखो बच्चे, जैसा ये क्वेश्चन है ठीक वैसा ही ये क्वेश्चन है, बट इसमें क्या किया है? हमने टोटली एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी दे दी है और इसके अंदर हमने क्या किया है? इसके अंदर हमने क्या किया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है। क्या दिया है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसलिए दिया है ताकि आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालो। देखो बच्चे, जैसे मान लो इसका है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 5। तो टोटल न्यूक्लियन कितने हैं? 240। और एक की कितनी है? 5। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 1200। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बस इसमें हमने पूरी की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है और इसमें क्या दिया है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन क्या होता है? मास नंबर से जब हम डिवाइड कर देते हैं उसे कहते हैं पर न्यूक्लियन। अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो मास नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इसके अंदर कितने न्यूक्लियन रह रहे हैं? 240।
कितने रह रहे हैं 240, और पर न्यूक्लियन कितनी है 5, तो 5 इंटू 240 इतना आ गया। अच्छा y के निकालेंगे तो y का कितना होगा बच्चे बोलो? 720 120 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 720। अब यहाँ पर कितना है, ये कितना है बच्चे बताओ? ये कितना हो गया 1200, ये कितना हो गया 720, और ये कितना हो गया 720। टोटल कितना हो गया इधर? 1440 अगर इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1440। अगर इसको डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंस तो क्या आ जाएगा? 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी प्रोसेस में रिलीज हो जाएगी। आई बात समझ में? डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज। कोई डाउट?